नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 12 अगस्त 2023 की बात है। महाराष्ट्र के नायगांव से करीब 150 किलोमीटर दूर गुजरात की वलसाड़ में एक खाड़ी के पास पड़े एक बैग को देखकर लोग हैरत में पड़ गए, लेकिन उस बैग के पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोगों को डर इस बात का था कि अगर उस बैग में कोई बम हुआ तो उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही सोचकर वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वलसाड़ पुलिस को दे दी। खाड़ी के पास लावारिस पड़े बैग की सूचना पाते ही पुलिस आनंद फानंद सूचना में बताए गए पते पर पहुंची। बैग की जगह पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले बैग के आसपास की छानबीन की। वहां पर पुलिस को किसी वाहन के आने जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले। उसके बाद पुलिस ने उस बैग को खुलवाया तो उसमें से जो निकला उसे देखते ही तहलका मच गया। उस बैग में एक युवती का सड़ा गला शव था, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शव की हालत बेहद खराब थी, उसका चेहरा तक पहचानने में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे करके उस युवती के शरीर का बारीकी से मुआयना कराया तो उस युवती के शरीर पर त्रिशूल का एक टैटू बना हुआ था। साथ ही उसके गले में ओम पेंडेंट वाली एक चेन भी थी, जिससे साबित हो गया था कि मृतका कोई हिंदू युवती ही थी। सूटकेस में मिली लाश के पुलिस ने हर एंगल से फोटोग्राफ्स कराने के बाद अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए लाश का पंचनामा भर के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उससे उस युवती की मौत का जो कारण सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि युवती की मौत पानी में डूबने से हुई थी। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस भी हैरान हुई कि जब युवती की मौत पानी में डूबने से हुई तो उसका शव बैग में इस तरह से पैक करके क्यों डाला गया था। ये पुलिस के लिए एक हैरान करने वाली बात थी। इस मामले में पुलिस ने एडीआर दर्ज कर ली। मामले को एडीआर में दर्ज करने के बाद पुलिस ने हर तरह से मृतका की शिनाख्त कराने की पूरी कोशिश की। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर व न्यूज चैनलों पर भी उसकी सूचना प्रसारित की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। युवती के शव की बिगड़ी हालत को देखते हुए पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। जया मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट थी। अगस्त के महीने में जया किसी शूटिंग के सिलसिले में पुणे जिले में स्थित लोनावला में गई हुई थी। उसी दौरान मुंबई निवासी उसके दोस्त मेकअपमैन प्रमोद साहा ने उसके नंबर पर बात की। प्रमोद साहा ने पूछा, आजकल नैना कहाँ पर है? ना तो उसका फोन ही मिल रहा है और ना ही वो अपने फ्लैट पर मौजूद है। उसके फ्लैट के बाहर से ताला लगा हुआ है। ये जानकारी मिलते ही जया ने भी कई बार उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये जानकर जया हैरत में पड़ गई कि नैना अचानक बिना बताए कहाँ चली गई। वो अपना काम बीच में छोड़कर मुंबई स्थित नैना के फ्लैट पर पहुंची, लेकिन उस समय पर भी उसके फ्लैट पर ताला लटका हुआ था। जब जया की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने तुरंत ही पूर्वी मुंबई के नायगांव थाने में उसकी मिसिंग की सूचना दर्ज करा दी। चूंकि नैना टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, ऐसे में उसे काम के सिलसिले में कई बार बाहर भी जाना पड़ता था। इसी वजह से पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद भी जया नैना के साथ हुई किसी अनहोनी का शक करते हुए बार बार पुलिस से उसे ढूंढने को कहती रही। तब जया के कहने पर पुलिस ने नैना के मोबाइल नंबर की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली, जिससे पता चला कि नैना का मोबाइल 9 अगस्त 2023 से बंद है। ये जानकारी मिलते ही एसएचओ रमेश भामे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही नैना की खोज में लग गए। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और नैना के घर से नीचे जाने वाली लिफ्ट से ही जांच की शुरुआत की। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि 9 अगस्त 2023 को एक अनजान व्यक्ति उस लिफ्ट में सवार हुआ था। पुलिस ने उसके बारे में नैना की बहन जया से पता किया तो उसने बताया कि वो नैना का बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला है। उसके बाद पुलिस ने 9 से 14 अगस्त 2023 की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसी में अहम जानकारी मिल गई।
उसी फुटेज में मनोहर शुक्ला अपनी पत्नी व 1 साल की बेटी के साथ नीला सूटकेस लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि उस वक्त नैना उन दोनों के साथ नहीं थी। ये जानकारी मिलते ही डीजीपी रजनीश सेठ और पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे भी नैना के मकान पर पहुंचे। लिफ्ट में मनोहर शुक्ला को एक सूटकेस के साथ जाते देख तुरंत ही पुलिस ने वलसाड़ पुलिस से संपर्क किया। तब वलसाड़ पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त 2023 को एक नीले रंग के सूटकेस में युवती की लाश मिली थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस ने उसका दाह संस्कार करा दिया। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने 12 अगस्त को मिले शव वाले सूटकेस से उसका मिलान किया तो दोनों एक ही पाए गए। इससे साफ हो गया था कि नैना का बॉयफ्रेंड फ्लैट से जो सूटकेस लेकर निकला था उसी में नैना की लाश थी और उसका कातिल भी कोई और नहीं, उसी का दोस्त मनोहर शुक्ला था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही मनोहर शुक्ला को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। शुरू में तो मनोहर आनाकानी करता रहा, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मनोहर शुक्ला और नैना महतो काफी समय से रिलेशनशिप पे थे। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मनोहर को अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद सूटकेस में भरकर मुंबई से 150 किलोमीटर दूर स्कूटर पर रखकर फेंकना पड़ा। इस सब के दौरान आरोपी मनोहर शुक्ला की पत्नी और उसकी एक मासूम बच्ची भी उनके साथ रही। इस केस के खुलने के बाद इस मामले में जो कहानी उभरकर सामने आई वो इस प्रकार से थी। नेपाल की मूल निवासी 28 साल की नैना महतो साल 2016 में अपने भाई व बहन जया के साथ काम की तलाश में मुंबई आई थी। यहाँ पर आते ही तीनों ने पूर्वी मुंबई के वसई क्षेत्र में स्थित सनटेक सिटी टाउनशिप में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और साथ साथ रहने लगे। तीनों भाई बहन पढ़े लिखे होने के साथ साथ देखने भालने में भी सुंदर थे। उसी सुंदरता की वजह से तीनों को मुंबई में जल्दी ही काम भी मिल गया था। नैना और जया दोनों ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, जिसकी वजह से दोनों बहनों को मुंबई में ब्यूटिशियन के यहाँ काम मिल गया था। मुंबई में काम करते करते दोनों बहनों ने काफी पैसा और शोहरत भी हासिल की। अलग अलग जगहों पर नौकरी करने की वजह से तीनों भाई बहन अलग अलग रहकर अपना अपना काम संभालने लगे थे। उस समय तक दोनों बहनों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान भी बना ली थी। कुछ ही दिनों में जया ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम जमा लिया था। फिर नैना ने भी अपने घर पर रहकर ही संपर्क सूत्रों से अपना काम चलाने लगी थी। साल 2016 में नायगांव के एक टीवी प्रोग्राम सेट पर नैना की मुलाकात मनोहर शुक्ला से हुई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है वसई विरार। ये मुंबई का उपनगर कहलाता है। 43 साल का मनोहर शुक्ला यहीं का मूल निवासी था। मनोहर शुक्ला कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, जिसकी वजह से उसकी फिल्मों, संगीत, थिएटर और अन्य शो पेश करने वालों में अच्छी जान पहचान थी। मनोहर शुक्ला से जान पहचान होते ही नैना महतो के जैसे पंख लग गए थे। फिर मनोहर शुक्ला के सहारे उसका काम भी ठीक ठाक चल निकला था। उसी सब के चलते कुछ ही दिनों में मनोहर शुक्ला से नैना की पक्की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वही दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। उसके प्यार में डूबकर मनोहर शुक्ला नैना के साथ लिव इन में रहने लगा था। समय के साथ सब कुछ बदला। नैना ने कुछ ही दिनों में अपना सब कुछ मनोहर को समर्पित कर दिया। दोनों के बीच प्यार की सीमा लांघकर शारीरिक संबंध भी बन गए। नैना मनोहर शुक्ला को अपना पति मानने लगी थी। उसके बाद में दोनों ही एक साथ घर से काम के लिए निकलते और साथ साथ ही घर लौटते थे। उसी दौरान साल 2019 में एक दिन मनोहर शुक्ला अपने स्कूटर से नैना को विरार में जीवनदानी मंदिर घुमाने ले गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद मनोहर ने नैना को बताया कि बहुत ही जल्दी उसकी किसी युवती के साथ शादी होने वाली है। अच्छा तो कब कर रहे हो शादी और वो कौन खुशनसीब है। कहते ही नैना ने मनोहर शुक्ला की कमर में हाथ डालते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था। मनोहर शुक्ला की बात सुनते ही नैना का रोम रोम खिल उठा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि इसलिए वो आज उसे मंदिर में घुमाने लाया है। नैना को पूरी उम्मीद थी कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। तभी मनोहर शुक्ला ने कहा, तुम्हें मेरी शादी की बात सुनकर तनिक भी दुख नहीं हुआ? इसमें दुख की क्या बात है?
मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ और आप दुख की बात कर रहे हो। नैना, तुम्हें मेरी शादी से दुख हो या ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मनोहर शुक्ला की बात सुनते ही नैना चौंकी। तब मनोहर शुक्ला ने बताया, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ होने वाली है। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, घर वालों ने उस लड़की के साथ मेरी सगाई भी कर दी है। मनोहर शुक्ला ने नैना को सारी हकीकत बता दी थी। प्रेमी की यह बात सुनने के बाद भी नैना उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार ना थी। मनोहर शुक्ला की बात सुनते ही नैना को बहुत गहरा सदमा लगा। वो जैसे तैसे करके मनोहर के साथ अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उस दिन उसी मनमुटाव के चलते दोनों के बीच इतनी बात बढ़ गई कि मनोहर शुक्ला उस पर हाथ छोड़ने को तैयार हो गया था। उस रात नैना ने ना तो खाना बनाया और ना ही कुछ खाया था। उसकी वजह से मनोहर को भी खाली पेट ही सोना पड़ा था। अगली सुबह होते ही मनोहर शुक्ला नैना को बिना कुछ बताए ही वहां से चला गया। घर से निकलते ही उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था। मनोहर शुक्ला के अचानक घर से गायब होते ही नैना घंटों तक बेड पर पड़ी अपनी किस्मत को रोती रही। वो बार बार उसका फोन मिलाती रही, लेकिन फोन नहीं मिला। उसके बाद उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो जो कह रहा था वो सही था। कई दिन बाद जब मनोहर का फोन लगा तो उसने नैना को बता दिया कि अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो उसे अब ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। उसी गुस्से में वो एक दिन एक वकील से मिली। वकील से सलाह मशवरा करके उसने विरार पुलिस थाने में मनोहर शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब इस बात का मनोहर शुक्ला को पता चला तो उसने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नैना ने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया। आखिरकार मनोहर शुक्ला को इस बलात्कार के केस के कारण जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि मनोहर शुक्ला नैना के कारण जेल की रोटी खा चुका था, लेकिन फिर भी वहां से जमानत पर आने के बाद वो उसे बार बार फोन करता रहता था। यही हाल नैना का भी था। उसे जेल भेजने का नैना को थोड़ा अफसोस भी हुआ। उसके जेल से आने के बाद नैना ने उससे एक बार फिर मिलने को कहा। नैना के कहने पर एक दिन मनोहर उससे मिलने उसके घर पर गया। फिर नैना उसे देखकर फूट फूट कर रोई, लेकिन कोई फायदा नहीं था। मनोहर शुक्ला को जो करना था वो कर चुका था। इसके बाद भी नैना उसे छोड़ने को तैयार न थी। उस दिन नैना का मन कुछ हल्का हुआ और फिर वो सब कुछ भूलकर उससे पहले की तरह मिलने लगी थी। मनोहर शुक्ला के बार बार मिलने से वो अपना दर्द भूल गई, लेकिन फिर भी वो उसे अपना मानकर उसे पहले की तरह ही प्यार भी करती रही थी। जमानत पर आने के बाद उस केस को आगे भी चलना था। उसे उम्मीद थी कि नैना एक दिन उसकी बात मानकर अपना केस भी वापस ले लेगी। यही सोचकर उसने कई बार नैना से संपर्क किया। उसने उससे उसके खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के लिए भी कहा। एक बार वो अपने स्कूटर से नैना और अपनी पत्नी पूर्णिमा को लेकर वसई में ही तुंगेश्वर भी गया। वहां पर पत्नी के जरिए उसने नैना पर केस वापस लेने के लिए दबाव भी डलवाया, लेकिन नैना किसी भी तरह से झुकने को तैयार ना थी। उस समय तक मनोहर शुक्ला की पत्नी पूर्णिमा एक बच्चे की मां बन चुकी थी। जब मनोहर शुक्ला ने नैना पर ज्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो नैना ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपना मुकदमा वापस लेने को तैयार है। उसके लिए उसे दो काम करने होंगे। पहला, उसे अपनी पत्नी पूर्णिमा से तलाक लेना होगा। दूसरा, उसे शहर में ही अलग से एक फ्लैट खरीद कर देना होगा। उसकी इन शर्तों से मनोहर शुक्ला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी गुस्से में मनोहर शुक्ला ने तुंगेश्वर से नायगांव वापसी के दौरान चलते स्कूटर से नैना को पीछे धकेल दिया और वह अपनी बीवी को लेकर वहां से फरार हो गया। उस दौरान नैना को थोड़ी चोट भी आई थी, लेकिन उस दिन के बाद वो मनोहर शुक्ला के प्रति आक्रामक हो उठी थी। फिर वो मनोहर शुक्ला को किसी और केस में फंसाने की धमकी भी देने लगी थी, जिससे मनोहर शुक्ला पूरी तरह से डर गया था। 9 अगस्त 2023 को नैना ने मनोहर शुक्ला को फोन किया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आप आज ही मुझसे आकर मिलो। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें दूसरे केस में फंसा दूंगी।
मनोहर शुक्ला पहले ही केस से परेशान था। इतनी बात सुनते ही वो डरकर फौरन नैना के घर पहुंचा। मनोहर शुक्ला के घर पहुंचते ही नैना और उसके बीच काफी कहासुनी हुई। नैना ने मनोहर शुक्ला को चेतावनी दी कि अगर तुमने मुझे फ्लैट खरीद कर नहीं दिया तो मैं कुछ भी कर दूंगी, उसके बाद तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। नैना की ये धमकी सुनकर मनोहर शुक्ला के तन बदन में आग लग गई। उसी गुस्से के आवेग में मनोहर शुक्ला ने पीछे से नैना के बाल पकड़ लिए और कहा, ठीक है, जब तुम्हें मरने का ही शौक है तो इसमें मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये कहकर मनोहर शुक्ला उसको खींचकर बाथरूम में ले गया। वहां पर पहले से ही पानी का एक बड़ा टब भरा हुआ था। बाथरूम में ले जाते ही उसने उसके मुंह को कई बार टब में भरे पानी में डुबोया और तब तक डुबोता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। नैना का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को उसने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसका मोबाइल और घर की चाबी लेकर वो अपने काम पर चला गया था। अपना बाहर का काम निपटाकर वो फिर से नैना के घर पहुंचा। उसने देखा कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वो सीधा अपने घर पहुंचा। घर जाते ही अपनी पत्नी पूर्णिमा को बता दिया कि उसने नैना का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश उसी के घर में पड़ी हुई है। उसके तुरंत बाद ही वो अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर नैना के घर पहुंचा। नैना के घर पहुंचते ही मनोहर शुक्ला ने अपनी बेटी को मोबाइल में गेम चलाकर दे दिया। फिर दोनों पति पत्नी नैना के बेडरूम में गए जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। नैना के बेड के पास ही अलमारी में उसका एक बड़ा नीले रंग का सूटकेस रखा हुआ था। मनोहर शुक्ला ने उस सूटकेस के कपड़े निकाले और अपनी पत्नी की सहायता से नैना की लाश को उसमें बंद कर दिया। नैना की लाश को सूटकेस में बंद कर लिफ्ट में सवार होकर दोनों नीचे आ गए। नीचे आते ही उन्होंने उस सूटकेस को स्कूटर पर रखा और अपनी 2 साल की बच्ची के साथ पति पत्नी गुजरात की ओर निकल गए। नायगांव मुंबई से 150 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड़ जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुनसान जगह पाकर नैना वाले सूटकेस को एक नाली में डाल दिया था। लाश ठिकाने लगाने के बाद मनोहर शुक्ला सीधे अपने घर आ गया था। इस केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 व अन्य कई धाराएं लगाकर रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद पुलिस ने मनोहर शुक्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 16 सितंबर 2023 तक का पुलिस रिमांड लिया। इस मामले में पुलिस को मनोहर शुक्ला के भाई पर भी अपराध में शामिल होने का शक था, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। हालांकि मनोहर शुक्ला ने इस गेम को बहुत ही होशियारी के साथ खेला था, लेकिन फिर भी वो मार खा गया था। वो भूल गया था कि जिस लिफ्ट से वो सूटकेस को लेकर जा रहा है वही उसकी मुसीबत का कारण बनेगा। जिस लिफ्ट से वो सूटकेस को लेकर उतरा था उसमें एक नहीं बल्कि 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनके माध्यम से पुलिस आरोपी मनोहर शुक्ला तक पहुंची थी। पुलिस को मनोहर शुक्ला की पत्नी पूर्णिमा से नैना की हत्या के बारे में पूछताछ करनी थी, लेकिन वो फरार थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।